सोचिए, एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो सिंगापुर जैसे बड़े बड़े हब्स को टक्कर दे सकता है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है लाखों पेड़ों की और हजारों साल पुरानी एक संस्कृति की बलि देकर। यही कहानी है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, जहां देश की एक बड़ी महत्वाकांक्षा सीधे सीधे प्रकृति से टकरा रही है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते पर एक पहरेदार की तरह बैठी हो, एक ऐसा पॉइंट जहां से दुनिया का आधे से ज्यादा व्यापार गुजरता है। तो भारत अपना अगला बड़ा स्ट्रेटेजिक दांव कहाँ लगा रहा है? ये जगह कोई और नहीं बल्कि ग्रेट निकोबार द्वीप है। नीति आयोग का ये प्लान सिर्फ कुछ इमारतें या सड़कें बनाने का नहीं है, बल्कि ये भारत के इस सबसे दक्षिणी और अब तक के सबसे शांत द्वीप को एक ग्लोबल इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सेंटर में बदलने की एक बहुत बड़ी योजना है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि हम आगे क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो ये योजना है क्या, फिर इसके वो 4 कौन से हिस्से हैं जो सब कुछ बदल देंगे, इससे देश को फायदे क्या होंगे, इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है, और आखिर में विकास बनाम प्रकृति की इस बड़ी बहस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस विशाल प्रोजेक्ट के वो 4 सबसे अहम हिस्से या कह लें स्तंभ कौन से हैं। 72,000 करोड़ रुपए, हाँ, ये है इस पूरे प्रोजेक्ट का अनुमानित खर्च। मतलब ये इतनी बड़ी रकम है कि सोचिए, इससे कितने नए एम्स या आईआईटीज बन सकते हैं देश में। बस इसी से इस योजना के विशाल पैमाने का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। इसे ऐसे समझिए कि जो बड़े बड़े मालवाहक जहाज़ होते हैं वो अपना सामान यहाँ उतारेंगे और फिर छोटे जहाज़ उसे भारत के दूसरे बंदरगाहों तक ले जाएंगे। फिलहाल इस काम के लिए हमारे जहाज़ों को सिंगापुर या कोलंबो तक जाना पड़ता है, जिसमें पैसा और वक्त दोनों बर्बाद होता है। दूसरा स्तंभ, एक एकदम नया नवेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हाँ, ये कोई आम एयरपोर्ट नहीं होगा जो सिर्फ सामान या टूरिस्ट के लिए हो। ये एक ड्यूल यूज एयरपोर्ट होगा। मतलब यहाँ हमारे लड़ाकू विमान और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स भी उतर सकेंगे, जो इस पूरे इलाके में हमारी स्ट्रेटेजिक पकड़ को जबरदस्त मजबूती देगा। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा पोर्ट, एयरपोर्ट और शहर चलाने के लिए बिजली तो चाहिए, है ना? तो वो कहाँ से आएगी? इसका जवाब है तीसरा स्तंभ, एक मॉडर्न पावर प्लांट जो गैस और सोलर एनर्जी दोनों का इस्तेमाल करेगा। और आखिर में चौथा स्तंभ, ये शायद सबसे चौंकाने वाला है, एक पूरा का पूरा नया शहर। सोचिए, जहां आज घने जंगल हैं, वहां कल बड़ी बड़ी इमारतें, आधुनिक सड़कें और लाखों लोगों के घर होंगे। एक दूर दराज द्वीप पर एक ब्रांड न्यू स्मार्ट सिटी बसाना सच में एक सपने जैसा लगता है ना? लेकिन एक बड़ा सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर सरकार इस दूर दराज शांत द्वीप पर इतना सब कुछ क्यों कर रही है? मतलब इतना पैसा, इतनी मेहनत क्यों? इसके पीछे वजहें काफी बड़ी हैं, दोनों रणनीतिक भी और आर्थिक भी। देखिए, सारा खेल लोकेशन का है। ग्रेट निकोबार मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर है। इसे दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग हाईवे समझिए। यहाँ एक मिलिट्री और इकोनॉमिक बेस बनाने का मतलब है कि भारत न सिर्फ हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाएगा, बल्कि इस इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी एक मजबूत जवाब दे पाएगा। ये तो हुई स्ट्रैटेजिक बात। अब जरा पैसों की बात करते हैं। आर्थिक तौर पर यह प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए उस सारे फॉरेन एक्सचेंज के बारे में जो हम हर साल विदेशी बंदरगाहों को देते हैं, वो सब बचेगा। और हाँ, इतने बड़े कंस्ट्रक्शन से हजारों नई नौकरियां भी पैदा होंगी। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और इस कहानी का दूसरा पहलू थोड़ा अंधेरा है। ये वो पहलू है जो बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है और एक ऐसी हकीकत सामने लाता है जो इन सपनों पर भारी पड़ सकती है। तो सवाल ये है कि इस तरक्की की, इस विकास की असली कीमत क्या है? पैसों की बात नहीं कर रहे, बात हो रही है उस कीमत की जो शायद प्रकृति को चुकानी पड़ेगी, यहाँ के लोगों को चुकानी पड़ेगी। तो देखिए, ये एक सीधी सी टक्कर है विजन और हकीकत के बीच। एक तरफ सपना है एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक हब बनाने का, तो दूसरी तरफ हकीकत है लाखों पेड़ों के कटने की। एक तरफ चीन को काउंटर करने की सोच है, तो दूसरी तरफ यहाँ की सदियों पुरानी जनजातियों के लिए अस्तित्व का संकट है। 130 स्क्वायर किलोमीटर, अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा इलाका है। ये मुंबई शहर के आधे से भी ज्यादा है।
सोच कर देखिए, इतना बड़ा हरा भरा जंगल जो एक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, उसे पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। और बात सिर्फ पेड़ों की नहीं है, ये जंगल घर है उन अनगिनत जीवों का जो दुनिया में कहीं और मिलते ही नहीं। जैसे वो विशाल लेदरबैक कछुए जो कहते हैं डायनासोर के जमाने से यहाँ अंडे देने आते हैं, उनका क्या होगा? उस अनोखे निकोबार मेगापॉड पक्षी का क्या होगा जो सिर्फ यही पाया जाता है? और फिर बात आती है इंसानों की, यहाँ की आदिवासी जनजातियों की, खास तौर पर शुम्पेन जनजाति, जो हजारों सालों से बाहरी दुनिया से लगभग कटकर इन्हीं जंगलों में रहते आए हैं। तो सवाल ये है कि क्या विकास का मतलब उनकी पूरी दुनिया को ही उजाड़ देना है? और एक और बहुत बड़ा खतरा है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और वो है खुद प्रकृति का। ये पूरा का पूरा इलाका एक हाईली सेंसिटिव सीस्मिक जोन में आता है, मतलब भूकंप और सुनामी का खतरा यहाँ हमेशा बना रहता है। 2004 की सुनामी ने हमें दिखाया था कि यहाँ क्या हो सकता है। क्या हम उसी गलती को दोहराने का जोखिम उठा रहे हैं? तो अब हम आ पहुंचे हैं इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर। ये एक सीधी टक्कर है विकास और प्रकृति के बीच, डेवलपमेंट वर्सेस नेचर। तो अभी हो क्या रहा है? प्रोजेक्ट को सरकार से हरी झंडी तो मिल चुकी है, मतलब एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है, लेकिन दूसरी तरफ कई पर्यावरणविद और नागरिक समूह इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो मामला अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और अदालतों में पहुंच गया है। एक तरफ विकास का बुलडोजर तैयार है, तो दूसरी तरफ प्रकृति के रक्षक दीवार बनकर खड़े हैं। ये एक लाइन मुझे लगता है इस पूरी बहस को बहुत अच्छे से समझाती है कि ये प्रोजेक्ट भारत के स्ट्रेटेजिक दबदबे को एक अनोखी इकोलॉजिकल और कल्चरल विरासत को बचाने की लड़ाई के सामने लाकर खड़ा कर देता है। और आखिर में ये सवाल सिर्फ सरकार या कोर्ट्स का नहीं रह जाता, ये सवाल हम सबसे है कि आखिर तरक्की और प्रकृति के बीच ये संतुलन कैसे बनाया जाए। हम एक ऐसा भविष्य चाहते हैं जो सिर्फ आर्थिक ग्रोथ पर टिका हो, या फिर एक ऐसा भविष्य जो अपनी नेचर और कल्चरल हेरिटेज की भी उतनी ही इज्जत करे? इसका जो भी जवाब होगा वही ग्रेट निकोबार का भविष्य तय करेगा।